ये जो है ये मेरी भाभी हैं। इन्होंने इस कोविड के दरवाजे के आगे दम तोड़ दिया। 1 घंटे तक हम जो एम्बुलेंस की ऑक्सीजन लेके आए थे उससे तो इनका चल रहा था, जैसे वो ऑक्सीजन खत्म हुई इन्होंने यहाँ पे दम तोड़ दिया। ये 1 घंटे तक यहाँ पर रही, जबकि नीचे एडमिशन की वो मिल गई थी। इनको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया किसी ने। ये मेरी भाभी हैं। ये इनकी डेथ हुई है सुबह 9 बजे और अभी 1:30 बज चुका है। तो सबका ही दर्द है, ये क्या कर सकते हैं। बट दुख की बात यह है कि वो यहाँ तक पहुँच गई थी जहाँ इलाज हो सकता था। नमस्कार, मैं हूं गंगा प्रसाद। ये तस्वीरें आम नहीं हैं, लेकिन आम होने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि सरकार और सरकारी सिस्टम ने आपको आपके हाल में छोड़ दिया है। ऐसी तस्वीरें आम होंगी तब शायद आप भी परेशान न होंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये आपका दर्द होगा, लेकिन इस दर्द को समझने के लिए इंसान होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप उन नेताओं पर भरोसा करते हैं जो हर दिन झूठ का सौदा करते हैं, उनकी बात पर भरोसा करते हैं जिन पर असल में नहीं करना चाहिए। आप लोगों के साथ गद्दारी करते हैं, फिर भी आप उनके साथ खड़े रहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि आप भी यही सोचते हैं, आप भी उस सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं जिस सिस्टम ने आपके अपनों की हत्या कर दी। पिछले 10 दिनों में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। मेरे घर में मेरी वाइफ के पिता पहले उनकी मौत हो गई, और अब 1 दिन पहले 2 दिन पहले मेरी मदर इन लॉ की भी डेथ हो गई इसी घर में। बहुत देर तक बॉडी यहाँ रखी रही, कोई लेने नहीं आया। एम्बुलेंस आया, वो ले नहीं गया। आपस में सब एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। केजरीवाल और बाकी सरकार दावा कर रही है सब कुछ है, लेकिन सच्चाई है कुछ भी नहीं है। लोग बस भगवान भरोसे हैं। नोएडा में एक महिला की इसलिए मौत हो गई क्योंकि वो महिला अस्पतालों के चक्कर काटते काटते अपने ही दर्द से घुटकर एम्बुलेंस में ही मर गई। 1-2 अस्पताल नहीं थे जिनके द्वार पर एम्बुलेंस और हुटर बजाते हुए पहुंची थी। एक पूरी फहरिस्त है। पहले ISI अस्पताल, वहां से जिला अस्पताल से शारदा अस्पताल रेफर किया गया, वहां से जिम्स ले जाया गया जहां बेड खाली न होने की बात कह दी गई। इसके बाद गर्भवती महिला को फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज नहीं मिला तो फिर मैक्स अस्पताल पहुंचा दिया गया, लेकिन मौत हो गई। इन अस्पतालों के चक्कर लगाने से पहले नोएडा के शिवालिक अस्पताल में महिला का रूटीन इलाज चलता था, लेकिन अस्पताल ने इलाज करने से मना कर दिया। ये महिला तो मर गई, लेकिन इस लड़के ने भी किसी अपने को खो दिया है। उसे दोहराना नहीं चाहता, इसलिए तड़प रहा है। मैंने एक को खो दिया, दूसरा नहीं खो सकता। एक बेटा अपनी बीमार मां को लेकर गाजियाबाद से नोएडा, नोएडा से दिल्ली के 9 अस्पतालों के चक्कर लगा डाले, लेकिन कहीं किसी अस्पताल में महिला को इलाज नहीं मिला, जिससे एक बेटे ने अपनी मां को खो दिया। आपको भरोसा हो चला था ना कि अच्छे दिन आएंगे। ये नारा सुनने में कितना अच्छा लगता था, क्योंकि हकीकत से सामना नहीं हुआ था। इसलिए कहते हैं कि जो नारों के साथ गढ़ा जाता है वो सपनों में दिखाई देता है। वो तस्वीरें नींद खुलते ही साफ हो जाती हैं और आप अपनी हकीकत की दुनिया में आ जाते हैं। अब कोई ये मत कहिएगा कि सरकारें क्या करें। ये इसलिए न कहिएगा क्योंकि जिसका अब दावा किया जा रहा था उसकी हकीकत को एम्स के ही डॉक्टर गुलेरिया ने नकार दिया। उनको भरोसा ही नहीं है कि लॉकडाउन से होने वाले फायदे की जो बात कही जा रही है वो असल में हुआ है। यानी कि सीधी सी बात है कि लॉकडाउन से नुकसान भारत सरकार को सीधा हुआ है, लेकिन हकीकत में जो फायदा होना चाहिए था वो नहीं हुआ। वैसे लॉकडाउन लगाने के मायने सबको समझाए गए थे। प्रधान सेवक के सीधे तौर पर लोगों को बताने के लिए राष्ट्र के नाम कई बार संबोधन दे चुके हैं, फिर भी कामयाबी क्यों नहीं मिली? सरकार कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में कामयाब क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि देश के कई शहरों में जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है। एक कमरे में कई लोग रहते हैं, उनमें एक को भी कोरोना हुआ तो समझिए दूसरे को भी होगा, दूसरे को कोरोना होगा तो तीसरे को भी कोरोना होगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा। क्योंकि एक जब तक ठीक होता है तो पता चलता है कि तीसरे के संपर्क में आने से पहला फिर से पॉजिटिव हो गया। इसलिए जरूरी है कि हकीकत में जीना सीखिए। सपनों में जीने से अच्छा होता है। नेताओं पर भरोसा करना छोड़िए, सरकारों से सवाल करिए। पूछिए कि सरकारों ने शिक्षा, स्वास्थ्य पर कितना खर्च कर रही हैं, और अगर कोई कहता है कि सरकार खर्च कर रही है तो जमीन पर हकीकत क्यों नहीं दिखाई दे रही?
दिल्ली चुनाव के दौरान आपने सुना होगा कि दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य पर अच्छा खर्च किया है, अस्पताल बनाने में अच्छा पैसा खर्च किया है, जिसका फायदा लोगों को मिल रहा है। लेकिन अब तस्वीर बदली हुई दिखाई दे रही है। क्यों? दिल्ली सरकार दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज करना चाहती है, एलजी को मंजूर नहीं है और फैसला बदल गया। दिल्ली सरकार ऐसा क्यों करना चाह रही थी? समझिए, क्योंकि आशंका है कि दिल्ली में 15 जून तक 44,000 केस होंगे, जिनमें से इलाज के लिए 6600 बेड की जरूरत पड़ेगी। 30 जून तक 1 लाख मरीज दिल्ली में होंगे, तब 15,000 बेड की जरूरत पड़ेगी। 15 जुलाई तक 2,25,000 से ज्यादा केस होंगे, तब 33,000 बेड की जरूरत पड़ेगी। और 31 जुलाई तक 5.5 लाख कोरोना केस होंगे, जिनके इलाज के लिए 80,000 बेड की जरूरत होगी। और अब अगर दिल्ली से दूसरे राज्यों के लोगों को भी अस्पतालों में जगह दी जाएगी तो मुश्किल और बढ़ेगी। हालात दिल्ली में खराब हो सकते हैं। इसलिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली वालों का इलाज करने की बात कही, ताकि अपने वोट बैंक को बचाए रखा जाए और अपनी नाकामी का ठिकरा दूसरों पर फोड़ा जाए। ये कहानी सिर्फ एक राज्य की नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इसकी तस्वीर आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सोचिए, इतने लंबे समय तक लॉकडाउन रखने के बावजूद क्यों भारत को कामयाबी नहीं मिली। देश में 30 जून को पहला कोरोना पेशेंट सामने आया। 3 फरवरी को 3 केस हो जाते हैं और 2 मार्च तक 110 कोरोना मरीजों की संख्या हो जाती है। जिस दिन लॉकडाउन हुआ उस दिन यानी कि 25 मार्च को 606 केस सबके सामने थे और फिर 21 दिन का लॉकडाउन शुरू हो जाता है। लॉकडाउन होने के चलते देश और प्रदेशों को समय तो मिला, लेकिन कामयाबी नहीं मिली, जिसका असर आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। यानी कि 1 लाख केस छूने में 65 दिन का समय लगता है। उसके बाद 15 दिन में केस डबल हो जाते हैं, यानी कि 2 लाख का आंकड़ा भारत ने छू लिया। लेकिन कोरोना मरीजों का आंकड़ा जिस तरह से बढ़ रहा है, इसको महीना दर महीना समझने की कोशिश करिए। 15 मार्च से 20 मार्च यानी कि 5 दिन में कोरोना केस डबल हो गए। उसके बाद 20 से 23 मार्च यानी कि 3 दिन में कोरोना केस डबल हो गए। एक बार फिर 5 दिन का समय केस डबल होने में लगता है, यानी कि 23 मार्च से 28 मार्च के बीच कोरोना केस डबल हो जाते हैं। ये वो दिन थे जब हमारे यहाँ लॉकडाउन की शुरुआत होने जा रही थी। यानी कि 25 मार्च को सरकार ने देश में लॉकडाउन लगाया, तब कोरोना केस की संख्या 606 थी। लेकिन इसके 6वें दिन कोरोना का आंकड़ा सीधे डबल से ज्यादा हो जाता है, यानी कि 31 मार्च को 1397 कोरोना केस होते हैं। यह सिलसिला आगे भी बढ़ता है। अगर मार्च से लेकर अप्रैल शुरू होने से पहले तक का आंकड़ा देखें तो हर 7वें दिन कोरोना का आंकड़ा लगभग डबल हो जाता है, यानी कि 30 अप्रैल को 33,610 कोरोना केस देश भर में होते हैं। ये हालात तब थे जब देश में सब कुछ बंद था। पहले लॉकडाउन के बाद दूसरे लॉकडाउन की तरफ देश बढ़ जाता है और लगातार टेस्ट का आंकड़ा बढ़ने के साथ मरीजों की संख्या में इजाफा भी देखने को मिलता है। 1 मई को देश में कोरोना का आंकड़ा करीब 35,365 था, लेकिन 31 मई को 1,82,143 केस हो जाते हैं, यानी कि हर 5 से 5.5 दिन में करीब 35,000 से ज्यादा कोरोना केस बढ़ जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि मई में हर दिन करीब 7,500 से लेकर 8,000 तक कोरोना केस सामने आते रहे। ये तब था जब हमारे देश में करीब 1 लाख कोरोना केस टेस्ट की क्षमता को बढ़ाया गया। यानी कि अप्रैल में देश में लॉकडाउन कड़ाई से लागू था, तब करीब 7 दिन में 1400 केस रोजाना सामने आ रहे थे। लेकिन समय गुजरने के साथ कोरोना केस टेस्ट बढ़ने और लॉकडाउन में ढील देने का असर आंकड़ों में दिखाई देने लगा है। यानी कि कोरोना केस बढ़ने के साथ आंकड़ों का डबल होने का समय भी घटने लगा है, जो मई के आंकड़ों में दिखाई देता है। जून में हर दिन करीब 1,42,000 से ज्यादा कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं, जिसका असर आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। यानी कि 5, 6 और 7 जून को करीब 9,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आए। और अगर यही ट्रेंड रहा तो जून के लास्ट वीक तक करीब 3,70,000 के करीब कोरोना केस देश भर में हो जाएंगे। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर राज्यों में टेस्ट की क्षमता को बढ़ाने का काम किया जाए तो कोरोना मरीजों की संख्या में उछाल देखने को मिल सकता है। 25 मार्च को भारत ने जब देश भर में लॉकडाउन लगाया था, तब दुनिया भर के देशों में कोरोना प्रभावित के मामले में भारत 52वें नंबर पर था। लेकिन जब भारत में कोरोना केस बढ़े और भारत में टेस्ट की क्षमता को बढ़ाया गया, तो उसके बाद 3 मई को भारत कोरोना प्रभावित देशों की लिस्ट में 24वें नंबर पर आ गया, जबकि अब कोरोना प्रभावित देशों में भारत 5वें नंबर पर पहुंच गया है।
यानी कि भारत कोरोना केसों के मामले में अब दुनिया के टॉप 5 देशों में शामिल हो गया है, जो बहुत बुरी तरह से प्रभावित है और ये आंकड़ा थमता दिखाई नहीं दे रहा। अभी तो भारत ने कोरोना मरीजों के आंकड़ों के लिहाज से इटली और स्पेन को पीछे छोड़कर दुनिया में 5वें नंबर पर पहुंच गया है, लेकिन जल्द ही यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ता भारत दिखाई देगा, जबकि रूस को पीछे छोड़ने के लिए करीब अब के आंकड़े से डबल होने की जरूरत पड़ेगी, जिसमें समय लगेगा। लेकिन भारत के लिए एक अच्छी खबर है। ICMR का दावा है कि भारत में लगभग 48% से ज्यादा लोग रिकवर हो रहे हैं, यानी कि 100 लोगों में करीब 48 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौट रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक देश में कोरोना मरीजों की संख्या 3 राज्यों में सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है, जो महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली में दिखाई दे रहा है। यानी कि मुंबई और चेन्नई 2 शहर शामिल हैं, जबकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित है। इन 3 जगहों पर कुल केस का 37% मामले हैं। इसका मतलब है कि ज्यादातर घनी आबादी में कोरोना कहर बनकर लोगों पर टूट रहा है, जबकि मुंबई में सबसे ज्यादा 20% कोरोना केस हैं। अगर कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा देखें तो दुनिया भर में कोरोना से 10% लोगों की मौत हो रही है। यानी कि अगर कोरोना के 100 मरीज हैं तो दुनिया भर में 10 कोरोना मरीजों की मौत हो रही है। लेकिन भारत में करीब 2.8% लोगों की कोरोना से मौत हो रही है, जो भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं, जबकि अमेरिका में 5.7% लोगों की कोरोना से मौत हो रही है। ब्राजील में 5.5% लोगों की कोरोना से मौत हो रही है। रूस में 1.2% लोगों की कोरोना से मौत हो रही है। लेकिन क्या भारत में जो दावा किया जा रहा है कि 2.8% लोगों की ही कोरोना से मौत हो रही है वो सच है? तो फिर दिल्ली में 314 लोगों की बिना पोस्टमार्टम कराए कोविड प्रोटोकॉल के तहत जलाया या फिर दफनाया क्यों गया है? क्या इन लोगों का पोस्टमार्टम इसलिए नहीं किया गया क्योंकि आशंका थी कि कोरोना की वजह से मौत हुई है, लेकिन आंकड़ों में नहीं दिखाने के लिए पोस्टमार्टम नहीं कराया गया, जिससे दिल्ली में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा ज्यादा न दिखाई दे और सरकार की वाहवाही होती रहे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।